हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है ये बीएससी फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक है, थर्ड पेपर वेक्टर एनालिसिस एंड ज्योमेट्री। वेक्टर एनालिसिस एंड ज्योमेट्री का जो टॉपिक हमारा ये है स्टोक्स थ्योरम। ये थ्योरम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम में, जो है ये बहुत अच्छे नंबर में देता है और बहुत अच्छा नंबर इससे मिलता भी है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थ्योरम के साथ प्रॉब्लम के साथ हम क्वेश्चन को समझेंगे, मतलब इसका हम पहले स्टेटमेंट समझेंगे, थ्योरम भी समझेंगे, उसके बाद इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम्स भी लेंगे। प्रॉब्लम्स के द्वारा भी आपको स्टोक थ्योरम पूरा अच्छे से क्लियर करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है, स्टेटमेंट पे आते हैं। स्टोक थ्योरम, स्टोक थ्योरम जो है, पहली बात स्टोक थ्योरम में क्या है कि रिलेशन बिटवीन लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल, मतलब जहां पे आपको बात आए रिलेशन बिटवीन लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल, जहां लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल दोनों एक साथ होते हैं, समझ लिए वहां स्टोक थ्योरम ऑलवेज होता है, मतलब स्टोक थ्योरम जरूर होता है। तो स्टोक थ्योरम जो है एक प्रकार से कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल का बीच की कड़ी होती है। अब देखिए स्टेटमेंट पे आते हैं। द लाइन इंटीग्रल ऑफ द टेंजेंशियल कंपोनेंट, द लाइन इंटीग्रल, कोई लाइन इंटीग्रल का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर फंक्शन एफ, वेक्टर फंक्शन एफ टेक अराउंड द सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व सी जो है इक्वल टू द नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल ऑफ द कर्व एफ, मतलब कर्ल एफ का जो है नॉर्मल सरफेस है, फिर टेकन ओवर एनी सरफेस एस हैविंग सी एज इट बाउंड्री, if f is any continuously differentiable vector, f जो होगा एक continuously differentiable vector होगा फंक्शन, and s is the surface bounded by the curve, मतलब कि s जो है सरफेस बाउंडेड कर्व है। कहने का मतलब ये है कोई भी सरफेस दिया होगा उस पर हमें कर्व एरिया निकालने के लिए, देखिए सरफेस इंटीग्रल या लाइन इंटीग्रल f डॉट dr, लाइन इंटीग्रल f डॉट dr इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल कर्ल f डॉट n कैप ds। ठीक है, तो यही हमारा है, यही लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल के बीच का रिलेशन है और यही हमारा मेन स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट का ये हमारा स्टोक थ्योरम का फार्मूला भी है। स्टोक थ्योरम देखिए क्या कह रहे हैं, वेयर n इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर, जहां n क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर है एडी पॉइंट s, सरफेस पे n एक ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। तो आइए इसके बाद हम देखते हैं इसका ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट, उसके बाद फिर प्रॉब्लम्स देखते हैं ना। ध्यान दीजिए, स्टोक थ्योरम ऑफ द कार्टेशियन फॉर्म, हमने ज्योमेट्रिकल फॉर्म का नहीं कार्टेशियन फॉर्म होता है, तो स्टोक थ्योरम्स ऑन कार्टेशियन फॉर्म स्टोक थ्योरम का देखिएगा। लेट f1 f2 f3 है ना, f1 f2 f3 be the component of the vector point function f, so that f is equal to f1 I cap, f2 j cap, f3 k cap, and the unit outward drawn a normal vector b r is equal to li cap, mj cap, n k cap, where l m n क्या है, where l m n are the direction cosine, r is equal to मान लिया गया है xi plus yj plus zk, और dr is equal to इसी का dr हो जाएगा dxi कैप प्लस dyj कैप प्लस dz k कैप। ठीक है, तो सरफेस अभी आपको बताया गया था स्टोक थ्योरम फार्मूला क्या है, लाइन इंटीग्रल f डॉट dr is equal to सरफेस इंटीग्रल कर्ल f डॉट n बताया गया था, लेकिन यहाँ पे देखिएगा लाइन इंटीग्रल f डॉट, अब देखिए f1 dx प्लस f2 dy प्लस f3 dz है ना। इसी को अब हम सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं, ये तो हमारा लाइन इंटीग्रल है, ये हमारा लाइन इंटीग्रल है, इसको सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं कार्टेशियन फॉर्म के लिए, तो ये हमारा आ जाएगा सरफेस इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल f डॉट dx, f1 dx, f2 dx, f2 dy, f3 dz इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल del f3 upon del y minus del f2 upon del x dy dz plus del f1 upon del y minus del f2 3 upon del x dz dx
डेल F2 अपॉन डेल एक्स माइनस डेल F1 अपॉन डेल वाई dx dy। ठीक है, ये हमारा जो पूरा फंक्शन है, ये हमारा जो फार्मूला है, ये हमारा है स्टोक्स थ्योरम इन कार्टेशियन फॉर्म। इसी फार्मूले से, इसी कार्टेशियन फॉर्म से हम बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। फिलहाल प्रॉब्लम्स लेते हैं। दिस इज ए कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द स्टोक्स थ्योरम। आइए प्रॉब्लम्स लेते हैं। प्रॉब्लम्स के द्वारा हम क्या सॉल्व करते हैं स्टोक्स थ्योरम का, तो ध्यान दीजिए। प्रॉब्लम्स है स्टोक्स थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप स्टेटमेंट लिख लीजिएगा और लिख करके तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद प्रॉब्लम्स देखेंगे, प्रॉब्लम्स भी आपको देखिएगा। प्रॉब्लम्स लेते हैं। प्रॉब्लम फर्स्ट है, कह रहा वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम फॉर f इक्वल टू 2x माइनस वाई आई कैप माइनस वाई जेड स्क्वायर जे कैप माइनस वाई स्क्वायर जेड के कैप, है ना। where s is the upper half surface of the sphere x square plus y square plus z square is equal to 1 and c is the boundary, c its boundary। मतलब कि स्फीयर दिया है, स्फीयर का देखिए इक्वेशन दिया है x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। ये उस स्फीयर का इक्वेशन है जिसका सेंटर जो है वर्जिन जो है, सेंटर जो है वर्जिन पे हो और इसका रेडियस 1,1 है। रेडियस जो है मतलब 1 है। तो इज एंड सी इज इट्स बाउंड्री, मतलब इसका बाउंड्री जो है सी। अब इसके लिए करते क्या है, एक हमने x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस खींच लिया। x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस से इस पे जो है हमने हाफ सर्किल बनाया। सर्किल के ऊपर आपका हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर आपको जैसे है वाटरमेलन, हाफ वाटरमेलन की शेप का दिख रहा है। ऊपर का जो शेप है आपका सरफेस हो गया और नीचे जो सर्किल बन रही है ये आपका लाइंस है। ये लाइन है जिसे हम कहते हैं क्लोज कर्व, इसको हम सर्किल भी कह सकते हैं। इस सर्किल, हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यही कह रहा है कि सरफेस और इस लाइन के बीच हमें इंटीग्रल निकालना है, इसका टोटल सरफेस निकालना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, आप देखिएगा ऊपर वाला जो सरफेस है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख दिया गया। और नीचे वाला जो प्लेन है, ये नीचे एक बार प्लेन है, ये प्लेन आपका एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन को अगर हम इसको जो आपका सर्किल शेप दिख रहा है इसको हमने अलग काट कर दिखाया है। इसके लिए देखिएगा ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक्स डैश वाई डैश। अब इस पे देखिएगा यहाँ पे ये आपका वर्जिन है, तो यहाँ पे ये आपका 1,0,0 हो गया और ये हो जाएगा 0,1 0 0 0,1 0 और यहाँ हो जाएगा -1,0,0 और ये आपका हो जाएगा 0,-1,0। ठीक है। अब यहाँ पे अब जैसे ये आपकी वैल्यू अगर यहाँ वर्जिन से जेड की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक ये आपका 1 होता है। इसके लिए देखिए अब यहाँ पे आते हैं, देयर इज सी इज सर्किल। सी जो है, सी जो नीचे है आपका एक सर्किल है और ऊपर जो है ये सरफेस है ना। सी जो है सर्किल है और ऊपर ये आपका ये आप प्लेन जो है ऊपर ये सरफेस है तो सी इज सर्किल द एक्स वाई प्लेन। सर्किल जो है एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन में जेड की वैल्यू 0, जेड इक्वल टू 0 एंड एस इज द सरफेस ऑफ स्फीयर। एस जो है इस सरफेस का, इस स्फीयर का सरफेस है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अब स्टोक्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग सरफेस लाइन इंटीग्रल अलोंग कर्व सी एफ डॉट dr, लाइन इंटीग्रल अलोंग कर्व सी एफ डॉट dr इक्वल टू कर्व सी। एफ की वैल्यू आपको जो दिया हुआ था ये पूरी वैल्यू लाकर हमने यहाँ फिट कर दिया और dr की वैल्यू आपका क्या होता है बताया गया अभी स्टोक्स थ्योरम की डिफिनेशन में, dx i प्लस dy j प्लस dz k। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया गया, डायरेक्ट हो गया लाइन इंटीग्रल 2x माइनस वाई dx और माइनस वाई जेड स्क्वायर dy और माइनस वाई स्क्वायर जेड dz। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इसके आगे कंडीशन लगाना है कि अब देखिए ये जो हमारा आ गया है इसमें हमें क्या करना है, z की वैल्यू कैसे है, तो इसके लिए आप ध्यान दीजिएगा। अब इसमें देखिए एक्स वाई प्लेन के अकॉर्डिंग हम निकाल रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। एक्स वाई लाइन इंटीग्रल जो हमारा है एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में जेड एब्सेंट है, जेड एब्सेंट है, इसका मतलब यहाँ पे जेड 0 हो जाएगा। तो जहां जहां आपका है जेड इक्वल टू 0 तो dz इक्वल टू भी 0 हो जाएगा, है ना। z इक्वल टू 0 तो dz इक्वल टू 0, तो कहने का मतलब ये है ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो हमारा लाइन इंटीग्रल 2x माइनस वाई dx और
माइनस वाई, ये 0, 0 का स्क्वायर dy माइनस वाई स्क्वायर, और z की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा और dz भी 0 हो जाएगा। तो एग्जैक्टली हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम देखते हैं तो ये हो गया लाइन इंटीग्रल c 2x माइनस वाई dx, ठीक है, ये सारे 0 हो गए। अब इसी का हमें लाइन इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है। अब एक क्लोज कर्व C की बात हो रही है और सर्किल है। सर्किल का पैरामीट्रिक फॉर्म में, एक पैरामीट्रिक फॉर्म में इसको तोड़ लेते हैं, 2x माइनस वाई dx पैरामीट्रिक फॉर्म में तोड़ें, या इसको हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके इसकी वैल्यू हम सॉल्व करते हैं। आइए ध्यान देते हैं। पोलर फॉर्म में सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लेट कर लेंगे, x इक्वल टू रेडियस 1 है तो 1 cos थीटा, y इक्वल टू 1 sin थीटा, ठीक है, x इक्वल टू 1 cos थीटा, y इक्वल टू 1 sin थीटा, तो y इक्वल टू 1 sin थीटा। अब यहीं से हम इसकी dx निकाल देते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, x का dx हो जाएगा और sin cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा d थीटा, ठीक है भैया। इसके बाद क्या है, और इसकी लिमिट की वेरिएशन क्या होगी, देखिए यहाँ पे आपके लिमिट की वैल्यू थीटा इक्वल टू 0 टू, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये आपका वेरिएशन हो रहा है तो डायरेक्ट लिमिट लिख देंगे, थीटा इक्वल टू 0 टू थीटा इक्वल टू 2 पाई, ठीक है। थीटा इक्वल टू 0 टू 2 मतलब कि 2 पाई वेरिएशन क्या हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है राउंड करके एक राउंड ले रहा है, तो इसका मतलब है थीटा इक्वल टू 0 टू थीटा इक्वल टू 2 पाई। आइए इस पे इंटीग्रेशन कर लेंगे तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू 2 पाई और 2 x की वैल्यू क्या है cos थीटा माइनस y की वैल्यू क्या है sin थीटा और dx की वैल्यू आपने अभी निकाला है माइनस sin थीटा d थीटा। तो यहाँ नीचे लिख देते हैं या ऐसा इसको रेस कर लेते हैं, ऊपर लिख देते हैं ना, तो ये हो जाएगा एग्जैक्टली ये माइनस sin थीटा d थीटा। तो लाइन इंटीग्रल f डॉट dr इक्वल टू 0 टू 2 पाई 2 cos थीटा माइनस sin थीटा और ये हो जाएगा माइनस बाहर कर लें तो sin थीटा और sin थीटा d थीटा, ठीक है भैया। इसके बाद क्या करते हैं, इसी का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हमारे लाइन इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी। लाइन इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी तो ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू ये इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई और इसको ला के अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 2 sin थीटा इंटू कॉस sin थीटा इंटू कॉस थीटा ये हो गया और माइनस sin स्क्वायर थीटा ये हो गया d थीटा, ठीक है। ये हो गया 2 sin थीटा cos थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा d थीटा। अब ये फार्मूला बन गया 0 टू 2 पाई, ये हो गया sin, ये sin 2 थीटा ध्यान दीजिएगा और ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा को ऐसे ही लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 0 टू 2 पाई और ये माइनस आपका आगे चल रहा है माइनस और sin 2 थीटा इसको हम चेंज कर लेते हैं, sin स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 और ये हो जाएगा आपका d थीटा, ठीक है भैया। अब उस पर रेस करें, ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस 0 टू 2 पाई और sin 2 थीटा और माइनस आपका हो जाएगा -1/2 माइनस प्लस cos 2 थीटा d थीटा, ये हो गया। अब माइनस के मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर तो क्या हो जाएगा 0 टू 2 पाई sin 2 थीटा प्लस 1/2 माइनस cos 2 थीटा, ये ब्रैकेट क्लोज d थीटा। अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं
देखिएगा इंटीग्रेशन जो होगा, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, माइनस प्लस हो जाएगा कॉस 2 थीटा अपान 2, लिमिट आपका 0 टू 2 पाई प्लस 1 का इंटीग्रेशन 1/2, और यहाँ आपका हो जाएगा x, लिमिट है 0 टू 2 पाई माइनस कास का हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा अपान 2, और लिमिट हमारा 0 टू 2 पाई। ठीक है भैया, देखिए 0 टू 2 पाई के बीच में लिमिट में इसकी वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, आप सॉल्व कीजिएगा, और ये 1/2, और इसकी भी वैल्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये हो जाएगा, और इसकी वैल्यू देखिएगा ये साइन 2 थीटा अपान 2, जिसकी भी 0 टू 2 पाई, मतलब साइन और कास में जिसकी रेंज 0 टू 2 पाई की लिमिट होती है उसकी वैल्यू 0 ही होती है। आप कहने के मतलब नहीं है, इसको जी भी 0 कर लीजिए, या सॉल्व करेंगे वही आएगा। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो एग्जैक्ट हमारा क्या आएगा, 2 से 2 कटा तो पाई आ गया। ठीक है, तो ये हमारा लाइन इंटीग्रल की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, कर्व सरफेस निकालने के लिए, कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, कर्व निकालेंगे, उसके बाद हम आरएचएल लेंगे, तब वेरीफाई होगा कि वेरीफाई द स्टोक्स थ्योरम। तो आइए ध्यान देते हैं, है ना, इसको रेस कर लेते हैं। इंटीग्रल की वैल्यू अभी हमने निकाला था, अब हमें क्या निकालना है, सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। सरफेस इंटीग्रल के लिए सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, कर्ल एफ। कर्ल एफ निकालने के लिए जो है एफ की वैल्यू जो आपकी दी हुई थी, इसके द्वारा हमने देखिए कर्ल एफ निकालते समय आई जे के डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड। आई का जो है आपका कोफिशिएंट ये आपको यहाँ लिख दिया गया, जे का आपका यहाँ लिख दिया गया, और के का यहाँ लिख दिया गया। इसके बाद आप एक्सप्लेन कर लेंगे आई ये ऐसे, तो इसका इससे और इसका ये कवर कर लेंगे, तो इसका इससे और इसका इससे। देखिए लिखा गया आई कैप डेल बाय डेल वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड, फिर डेल जेड माइनस वाई जेड स्क्वायर, ये हो गया। फिर जे कैप के लिए ये और ये कवर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर जेड डेल एक्स, और ये हो गया माइनस डेल जेड डेल बाय डेल जेड 2x माइनस वाई, ये हो गया, प्लस के कैप के लिए ये और ये कॉलम रख लिया जाएगा डेल बाय डेल एक्स, और ये हो जाएगा माइनस वाई जेड स्क्वायर माइनस डेल बाय डेल वाई, इसका इससे, तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, ऊपर ये सॉल्व करते हैं। इसके बाद ये जो है y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। अब बाहर तो आई कैप है ही, और देखिए y के रिस्पेक्ट करेंगे तो माइनस 2yz, और इसका भी हो जाएगा z के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 2yz, ये हो गया, और माइनस जे में देखिए x के रिस्पेक्ट करेंगे तो ये आपका 0, और ये भी z के रिस्पेक्ट, यहाँ पे z है नहीं, ये भी आपका 0। फिर k के लिए आते हैं, k के लिए देखिए तो ये x के रिस्पेक्ट ये आपका x है ही नहीं, तो ये 0 हो गया, और माइनस y के रिस्पेक्ट करते हैं तो माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो प्लस 1, ये हो गया। ठीक है, तो हमारा आ गया कर्ल एफ, एग्जैक्ट कर्ल एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, कर्ल एफ इक्वल टू आ गया, देखिए ये कट जाएगा 0, ये भी 0, ओनली फॉर आपका के आ गया। ठीक है, कर्ल एफ की वैल्यू के आ गई, कर्ल एफ आ गया। इसके बाद हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल निकालने के लिए क्या है, सरफेस इंटीग्रल एफ कर्ल, सरफेस इंटीग्रल एस कर्ल एफ एन कैप ds इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल कर्ल एफ एन कैप ds इक्वल टू, ये हो जाएगा, तो सरफेस इंटीग्रल एस कर्ल एफ की वैल्यू अभी आपने निकाला था के, तो हो जाएगा के एन कैप, हाँ ds की वैल्यू क्या होगी, बात तो ये सही है, ds देखिए ये सरफेस हमारा है, ये सरफेस है xy प्लेन का है, xy प्लेन के लिए नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, तो अपना ds इक्वल टू हो जाएगा dx dy अपान n k। ठीक है, n k कैप ये हो गया।
तो ds की वैल्यू, अब ये जो है ये वैल्यू लाके यहाँ रखते हैं तो ये आपका हो जाएगा dx dy अपान n के कैप। तो ये पूरा है n कैप भी के कैप, ये पूरा इससे कैंसिल हो गया। तो हमारा सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू अब क्या आ जाएगी, सरफेस इंटीग्रल s dx dy। बात ये उठती है कि सरफेस इंटीग्रल लिमिट जो है x और y की लिमिट है, x की लिमिट आप इसी सरफेस से, सरफेस हमारा क्या था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर में एक्स वाई प्लेन में जेड तो जीरो है तो x और y स्क्वायर, तो कहने का मतलब ये है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो इसमें अगर जेड प्लेन की बात मतलब एक्स वाई प्लेन की करें तो जेड की वैल्यू जीरो हो जाएगी और यहाँ तो 1 था। तो एक्स वाई प्लेन में आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हो गया सर्किल का इक्वेशन। अब यहीं से अगर हम x की लिमिट करते हैं तो y जीरो कर दे तो x की लिमिट क्या हो जाएगी, -1 से +1 हो जाएगी। और y की लिमिट निकालते हैं तो y इक्वल टू हो जाएगा, वेरिएबल लिमिट निकालेंगे प्लस माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यही चीज हम डायरेक्ट करते हैं। तो अभी देखिएगा क्या हो जाएगा, x की लिमिट x इक्वल टू -1 से x इक्वल टू 1, y इक्वल टू फिर y इक्वल टू माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर से लेकर के y इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx dy। ठीक है भैया, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब आइए इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने में क्या है कि सरफेस इंटीग्रल तो आपका चल ही रहा था, सरफेस इंटीग्रल आपका x इक्वल टू -1 से, इसी वक्त हम प्रॉपर्टीज लगा देते हैं। प्रॉपर्टीज आपको जो बताया गया है इंटरमीडिएट में, -a से +a fx dx इक्वल टू क्या होता है 0 to a fx dx, ये आपको प्रॉपर्टीज बताई गई है। यही प्रॉपर्टीज यहाँ दोनों लिमिट में लगा देते हैं तो डायरेक्ट हम करेंगे, क्या हो जाएगा, लिमिट हमारा यहाँ पर 2 इंटू इसका भी 2 और ये लिमिट हो जाएगी 0 to 1 और ये लिमिट हो जाएगी 0 to √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx dy। सरफेस इंटीग्रल की बात चल रही है भैया, विशेष ध्यान दीजिएगा। सरफेस इंटीग्रल f डॉट ds या कर्ल, इसी को आप कह सकते हैं कर्ल f डॉट n कैप ds इक्वल टू, ये हमारा हो गया 2 2 जा 4 और 0 to 1 इंटीग्रेशन कर देते हैं। x के सापेक्ष पहले इंटीग्रेशन करते हैं, फिर y के सापेक्ष, पहले y के सापेक्ष करते हैं तो y के सापेक्ष करेंगे तो इंटीग्रेशन तो y हो जाएगा, dy का y हो गया और लिमिट आपका है 0 to √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये हो गया 4 ये हो जाएगा 0 to 1 और ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया dx। अब इसमें क्या करते हैं, फार्मूला लगा देते हैं। आपने फार्मूला पढ़ा है कि ये होता है 1, ये 4 तो बाहर ही है, इसका फार्मूला होता है 1/2 x √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स x/2, है ना भैया, यहाँ पे x/1 रहेगा। ये हो गया, लिमिट आपका है 0 to 1। 0 to 1 पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हम यहाँ पे रेस कर लेते हैं। तो ये जो है 4 तो बाहर ही है। अब देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट रखते हैं मतलब जहां जहां x है वहां 1 कर दे, यहाँ 1 करेंगे और यहाँ 1 करेंगे तो क्या होगा, पूरा 0 हो जाएगा। और यहाँ 1 करेंगे तो साइन इनवर्स ये आपका होगा। लोअर लिमिट की बात करेंगे तो लोअर लिमिट ये 0, ये भी 0, तो डायरेक्ट ये 0 हुआ अपर लिमिट पे और 1/2 साइन इनवर्स 1/1 और लोअर लिमिट पे आपका सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये क्या हो जाएगा 4 हो गया 1/2 साइन इनवर्स और 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन π/2, साइन 90 का मान 1 होता है
तो साइन साइन कट गया तो 4 और ये हो गया 1/2 इंटू 1/पाई/2 तो 2 से 2 ये कट जाएगा 4 क्या आया पाई आ गया। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना था, कह रहा वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम। वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर f इक्वल टू 2x माइनस y I कैप माइनस y z स्क्वायर j कैप माइनस y स्क्वायर z k कैप where s is the upper half surface of the sphere x square plus y square plus z square equal to c the circle boundary। मतलब इस सर्किल के द्वारा जो बाउंड्री किया गया है नीचे और अपर सरफेस के बीच का हमें सरफेस एरिया निकालना है और दोनों को द्वारा वेरीफाई करना है सरफेस इंटीग्रल और लाइन इंटीग्रल के बीच। ठीक है, तो देखिए हमारा सरफेस इंटीग्रल क्या है, ये आ गया, लाइन इंटीग्रल भी हमारा यही आया था। तो लिखेंगे हेंस वेरीफाई पहले भी लिख लेते हैं क्या वेरीफाई किया गया था, लाइन इंटीग्रल f डॉट dr इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल f डॉट या कर्ल f डॉट n कैप ds। ये दोनों इक्वल हो गया, दोनों में क्या था इक्वल टू कितना आया था पाई। हेंस वेरीफाई द स्टोक्स थ्योरम। Hence verify स्टोक्स थ्योरम, जो कि ये स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई करता है। देखिए स्टोक्स थ्योरम से और भी प्रॉब्लम्स लेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।